हाय गाइज, वेलकम बैक। आज अपन करेंगे इंटर के लिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं नवंबर 2022 के लिए। बेसिकली ये एप्लीकेबल है, सिमिलर जो मई 22 के लिए थे वही हैं। बेसिकली ये मई तक के जो अमेंडमेंट्स हैं आपके लिए, अप्रैल तक के अमेंडमेंट, वो सारे एग्जामिनेशन के लिए आपके मई नवंबर 2022 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं। अब इसमें अमेंडमेंट क्या क्या हैं? अमेंडमेंट हैं कुछ कुछ क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट्स हैं। बेसिकली आपको एक क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो अमेंडमेंट, ठीक है। अब आप याद रखना ये चीज़, मैं थोड़ा सुपर फास्ट जाऊंगा यहाँ पे, आप ध्यान से बस सुनते जाना। ये जो भी ग्रीन पेन के अंदर आपको दिख रहा है ना, ग्रीन पेन से लिखा हुआ, ये आपके लिए है अमेंडमेंट, ठीक है। ओहो, ये आपके लिए अमेंडमेंट माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहला अमेंडमेंट है क्लब और मेंबर्स के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है। क्लब और मेंबर का मतलब क्या? क्लब बोले तो कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, चाहे एओपी है, बीओआई है ना, या फिर जॉइंट वेंचर है, जो दो लोग दो मिल के आते हैं कि हम साथ काम करेंगे। अब अंतर यहाँ पे होता क्या है, एक क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि देखो ये 5 उंगलियां हैं और ये एक मुट्ठी बनती है, तो क्या हम इसको अलग माने और इसको अलग माने, या इन्हीं उंगलियों से मिल करके ये तो मुट्ठी बन रही है? क्या समझे? ये अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं और जब सारे मिल जाते हैं तो ये मुट्ठी बन जा रही है। तो क्या ये अलग अलग मेंबर्स जब एक क्लब बनाते हैं तो वो भी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स ही तो है, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। और ये सारे अलग अलग एक साथ अगर एक क्लब बनाते हैं, मेंबरशिप मेंबर साथ आते हैं, तो क्या ये माना जाएगा कि ये और ये अलग हैं? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट हुआ करता था जो कहता था कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, यानी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन जो हैं, वो इंडिविजुअल्स का ही तो एसोसिएशन है, तो माना जाएगा कि इंडिविजुअल और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता था डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अब अगर आप लीगल फैक्ट वाइज चलोगे तो कहीं पे भी इसको बाहर नहीं कर रखा था, पर अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, तो सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में इसको अंदर कर दिया। अब लिख दिया उन्होंने साफ साफ कि सप्लाई बाय मेंबर्स टू क्लब या फिर क्लब टू मेंबर्स, दोनों में से कोई किसी को सप्लाई कर रहा है, दोनों को अलग अलग पर्सन माना जाएगा। जब भी अलग अलग माना जाएगा तो सप्लाई बन जाएगा। दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे अपन यही चीज़ लेके चलते। पहले शेड्यूल 2 में हालांकि हुआ करता था, शेड्यूल 2 बोलता था कि जब सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू मेंबर्स, इस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे, वो सिर्फ गुड्स के लिए बात करता था और वो क्लैरिफिकेशन दे रहा था कि जो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। शेड्यूल 2 ओनली फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस, वेदर इट इज ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस चीज़ के लिए हुआ करता था। बट ये सेक्शन 7 में लिखा नहीं था, तो लिखा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हो गया, क्योंकि वो मेन सप्लाई की डेफिनेशन में तो आ ही रहा है। जो 7(1)(a) के अंदर तो सारे ट्रांजेक्शन आ रहे होते हैं। तो क्या वहां पे वहां से वो बाहर हो गया था? नहीं था बाहर, बट गवर्नमेंट ने एक अलग से एंट्री डाल दी, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के पीछे लोग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सब अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग हैं और साथ में है। अगर एक साथ एसोसिएशन बनाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अलग हो गए। वो एक तरीके से माना जाएगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल को ही सर्विसेज दे रहा है, एक बंदा खुद को ही सर्विस दे रहा है। ऐसे ऐसे कई सारे इंडिविजुअल्स मिलके ही तो ये मुट्ठी बनी है ना, एसोसिएशन बना है। तो क्या ये जब इसको सप्लाई करेंगे, ये इसको सप्लाई करेगा, तो दोनों अलग अलग माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट कहती थी नहीं माना जाएगा, गवर्नमेंट ने उठा के क्लैरिफिकेशन डाल दिया कि भैया अलग अलग माना जाएगा दोनों को, और दोनों के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सप्लाई माना जाएगा। और फिर शेड्यूल 2 में जो डेफिनेशन वहाँ पे एंट्री थी शेड्यूल 2 के अंदर कि सप्लाई बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन टू मेंबर्स, उसको हटा दिया वहाँ से उनने। तो अभी ये चीज़ आ गई आपके पास कि ट्रांजेक्शन इंटर से मेंबर्स एंड क्लब्स, मेंबर्स क्लब को दे रहा है या क्लब मेंबर को दे रहा है, दोनों को ट्रीटेड एज सप्लाई होगा। बोथ क्लब एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा दोनों को, एंड मीनिंग देयर बाय डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको डिसरिगार्ड कर दिया, हटा दिया उसको। हम नहीं मानते दोनों को अलग अलग, सॉरी हम नहीं मानते कि दोनों सेम ही पर्सन है, ऐसा लॉ ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दोनों सेम ही तो है, खुद ही खुद को सर्विस थोड़े कोई दे सकता है, बट उनने कहा कि हम दोनों हैं अलग अलग, तुम दोनों हो अलग अलग, तुम दोनों हो जुदा जुदा। क्लब को अलग, मेंबर को अलग मान लिया जीएसटी लॉ ने, और इस तरीके से अपन पहला अमेंडमेंट कर चुके हैं। और सिमिलर क्लासिफिकेशन एंट्री जो थी शेड्यूल 2 में, उसको हटा दिया। अब बात करते हैं अपन, यहाँ पे एक शानदार अमेंडमेंट आया है, ई कॉमर्स लायबल टू पे जीएसटी।
देखो पहली चीज, अब देखो 9(5) में क्या 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 अमेंडमेंट होते थे। 9(5) में कवर क्या होता था कि अगर किन केसेस के अंदर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी है। 9(5) उसके अंदर पहले 3 एंट्री हुआ करती थी, है ना। अकोमोडेशन, आप होटल में जाते हो, होटल में देखो होटल के 2 केसेस थे कि अगर वो बड़ा होटल है जिसके लिए खुद के लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, 10 लाख 20 लाख से टर्नओवर ज़्यादा है, तो वो खुद ही जीएसटी पे करके चलेगा। लेकिन अगर छोटे होटल्स हैं उस केस में उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर को बुला के भाई तू जीएसटी पे करके चलेगा यहाँ पे। सेम तरीका से हाउस कीपिंग सर्विसेज, हाउस कीपिंग आप जो प्लम्बर की सर्विसेज हैं, जो आप अर्बन क्लैब से बेसिकली सर्विसेज लेते हो ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कारपेंटर की सर्विसेज, इस तरीके की सर्विसेज जो भी है, तो वहाँ पे भी था कि 10 लाख 20 लाख से अगर आपकी ज़्यादा है टर्नओवर तो आप खुद जाके जीएसटी पे करोगे, नहीं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को लायबल बना दिया जाता है पे करने के लिए। उसके बाद रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर यहाँ पे एक नई एंट्री इनकॉर्पोरेट हुई है। पहले एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन भी है, बट नई एंट्री क्या इंसर्ट हुई है, रेस्टोरेंट सर्विसेज। ये एक नई एंट्री है, आप याद रखना। यहाँ पे क्लाउड किचन में आजकल क्या है, देख लो आप, जोमेटो स्विगी का जमाना है, हर कोई घर में खाना बनाता है, ये छोटी छोटी जगहों पे खाना बना रहा है और बेच रहा है पूरे मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने कि यार ये छोटे छोटे लोगों को ट्रैक करना ईजी नहीं है, कौन कहाँ पे खाना बना बना के बेच रहा है। अपन एक काम करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही पकड़ते हैं, भैया स्विगी जोमेटो के थ्रू तुम बेचोगे, स्विगी जोमेटो, ये जोमेटो, इसी को बोलते हैं कि तुम ही जीएसटी, इसके थ्रू ये जा रहा है, ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर। और यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ रिसिपिएंट है। अब ऐसे करके ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये इनको दे रहा है, इसके थ्रू रूट हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो इसने बोला भैया ई कॉमर्स तेरे को तो पता है ना सप्लायर कौन है, तू जीएसटी पे कर दे इसके बदले में, हम उससे नहीं जाएंगे मांगने, तू जीएसटी पे करके चलेगा। तो उन्होंने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि स्विगी जोमेटो ही जीएसटी पे करेंगे। सेकेंड चीज सुनना ध्यान से, लेकिन जो बड़े बड़े होटल्स हैं, होटल मतलब जहाँ पे अकोमोडेशन की सर्विसेज होती है ना, रात में रुक सकते हो आप, वो बड़े बड़े होटल्स जो हैं उनके अंदर अगर वो रेस्टोरेंट या जॉइंट ईटिंग बने हुए हैं, उनके अंदर भी तो रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे जो लोग ठहरते हैं रात को वो भी तो खाना खाते हैं, वो रेस्टोरेंट अगर बाहर भी कहीं सप्लाई कर रहा है, उस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? तो उस केस में भैया होटल तो खुद पे करेगा। लेकिन वो बड़े होटल कौन होने चाहिए, जहाँ पे एक रात का सर्विस चार्ज मतलब रहने का चार्ज 7500 या प्लस है, ऐसे रेस्टोरेंट के केस में कहता है कि भैया तू जीएसटी खुद पे करके चलेगा। देखो अब उसमें कई सारे कैटेगरी हो सकते हैं, कोई रूम ऐसा भी होता है जहाँ पे 20,000 रेंट है, कोई में 20,000 रेंट है, कोई में 5,000 रेंट है। एक रूम का भी किराया अगर 7500 और मोर हो गया तो हम मानेंगे भैया तुम तो बड़े लग्जरी होटल हो, 7500 भी तुम्हारे पास ऐसे भी रूम है जहाँ पे 75 से तुम पर नाइट चार्ज कर पा रहे हो, यानी तुम बड़े जीएसटी वो बड़े होटल हो भाई, खुद अपना टैक्स पे करके चलो। तो जो रियल सप्लायर होंगे वही जाके वहाँ पे टैक्स पे करेंगे। लेकिन जो छोटे छोटे वाले हैं बाकी सबको लपेट लिया उन्होंने कि भैया स्विगी जोमेटो ही पे करेगा, भले ही टर्नओवर 10 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, कोई फर्क अपने को पड़ता नहीं। पहले अकोमोडेशन और हाउस कीपिंग वाले में आप देखो तो वहाँ पे कहता था कि अगर 10-20 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हो तो भैया खुद जीएसटी पे करो। लेकिन रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं बोला, रेस्टोरेंट में 10-20 से ऊपर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ई कॉमर्स से ही लेंगे हर बार टैक्सेस, ठीक है। सिमिलरली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पहला अमेंडमेंट तो देखो 2 चीज़ें हैं। पहले तो इन्होंने स्कोप को बढ़ाया है, पहले सिर्फ यहाँ पे कवर्ड होते थे रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, मोटर कैब और मोटरसाइकिल, ये कवर्ड हुआ करते थे। बट आप समझ रहे हो आज के समय में बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से ई कॉमर्स के थ्रू अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहे हैं, बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे एंड मोटरसाइकिल वर्ड्स था इसको काट दिया, ठीक है, और यहाँ पे लेके आए हैं मैक्सी कैब। अब इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनीबस और एनी अदर मोटर व्हीकल, एनी अदर को लेके आ गए। मतलब अब उन्होंने सीधा मोटर व्हीकल है ना, सबके सब आ जाएंगे इसके अंदर, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स इसके ऊपर जीएसटी पे करके चलेगा। तो यहाँ पे हमेशा ई कॉमर्स ही पे करता है। यहाँ 10-20 लाख की कोई रजिस्ट्रेशन, भैया तुम टैक्सी चलाओगे कि तुम जीएसटी पे करोगे, भागो यहाँ से। पहले तो इनको लगता है ना कि अरे ये तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, पूरा सब जगह सर्विसेज दे रहे हैं, बेसिकली ड्राइवर हैं तो वो अपना जीएसटी कहाँ से पे करेंगे। तो उन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटर को पकड़ लिया, भैया तुम जीएसटी पे करके चलेगा। अब इसका इंप्लीकेशन समझना, आपकी स्टेज कैरेज, नॉन एसी स्टेज कैरेज की सर्विसेज हुआ करती थी, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन नंबर याद करो, वहां पे एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर था ये चीज कि स्टेज कैरेज अगर नॉन एसी है एग्जाम्प्ट हुआ करता था। लेकिन एक बात सोचो, वो 9(5) के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो क्या होगा, अगर 9(5) ई कॉमर्स के थ्रू अगर आप स्टेज कैरेज नॉन एसी हो, एसी हो, फिर एसी तो वैसे भी टैक्सेबल होता था, नॉन एसी है स्टेज कैरेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप दे रहे हो जीएसटी लगा देंगे।
वहाँ एग्जामेशन काम नहीं करेगी आपकी, एग्जामेशन को सुपरसीड कर रहा है वो। एग्जामेशन नोटिफिकेशन में ही बेसिकली अमेंडमेंट था, ये इंटरलिंकिंग है दोनों का। उसके बाद मीटर कैब भी एग्जाम्प्ट हुआ करता था जीएसटी में, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर मीटर कैब सर्विसेज दे रहे हो, पकड़ कर जीएसटी लगा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, देखो एसी ऑलवेज टैक्सेबल, नॉन एसी में अगर स्पेशल पर्पस हुआ करता था, जैसे टूरिज्म के लिए है, कोई स्पेशल आपने शादी बारात मुहूर्त के लिए अगर आपने बुक कर लिया, ऐसे चीज़ों के लिए जीएसटी लगता था नॉन एसी होने के बावजूद भी। और बाकी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए नॉन एसी यूज हो रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगता था, एग्जाम्प्ट था। लेकिन अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जा रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगा देंगे। तो जिन जिन की चीज़ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, स्टेज कैरेज नॉन एसी जीएसटी नहीं लगता था, एग्जामेशन था, एग्जामेशन नोटिफिकेशन के द्वारा बाहर था। मीटर कैब जीएसटी नहीं लगता था। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में जीएसटी इस पे तो लगता ही था एसी के ऊपर, नॉन एसी में स्पेशल और टूरिस्ट के ऊपर जीएसटी लगता ही था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज हो रहा था उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता था, उसको एग्जाम करके चला था। लेकिन अगर यही सप्लाई हो रहा थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो जीएसटी लग जाएगा। अब चलो आगे, ओए आजा नीचे आ जाओ। हाँ, अब एग्जामेशन के अंदर देखना, एग्जामेशन के अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स हैं। एंट्री नंबर 72, सबसे पहले क्या होता था, अगर आप कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी रिसिपिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। रिसिपिएंट का मतलब देखो, एक्चुअल रिसिपिएंट कोई और भी हो सकता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये कुछ हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, इनको आप पढ़ाओगे, या फिर गवर्नमेंट अपने ही किसी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देती है, आईएएस ऑफिसर है उनको ट्रेनिंग दे रहे हो आप, है ना। गवर्नमेंट उसके लिए पे करती है। कंसिडरेशन कौन पे करता है? गवर्नमेंट। तो कंसिडरेशन जो पे कर रहा है, रिसिपिएंट की डेफिनेशन याद करो, पहली एंट्री यही थी कि जहाँ पे कंसिडरेशन पेमेंट होना जरूरी है, कंसिडरेशन का प्रेजेंस है, तो जो कंसिडरेशन पे करेगा वही रिसिपिएंट माना जाएगा। तो रिसिपिएंट गवर्नमेंट आपको कंसिडरेशन पे कर रही है। आप दे रहे हो टीचिंग, आप कौन हो? आप मतलब आप एकेडमी, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि आप हो एक कोई कोचिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, ठीक है। आपने डिसेबल्ड स्टूडेंट को पढ़ाया, एजुकेशन दी या ट्रेनिंग दिया, और इसका पेमेंट कौन कर रहा है? आपको गवर्नमेंट। तो एक्चुअल रिसिपिएंट किसको माना जाएगा? एक्चुअल रिसिपिएंट तो ये हैं जिनको एक्चुअल में ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन रिसिपिएंट किसको माना जाएगा? फॉर जीएसटी पर्पस रिसिपिएंट जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, कंसिडरेशन आपको पे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, आपको कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो इनको माना जाएगा। पहले यहाँ पे क्या हुआ करता था, जो 100% जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडरेशन देती थी, ऐसे केसेस को एग्जाम्प्ट कर रखा था, जीएसटी से बाहर था। इस तरीके की सप्लाई ऑफ सर्विसेज जहाँ पे सेंट्रल सप्लाई ऑफ एजुकेशन या ट्रेनिंग की जो सर्विसेज है, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को आप दे रहे हो, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और 100% कंसिडरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो वहाँ पे एग्जाम्पशन हुआ करता था। अब उन्होंने 75% ही कर दिया है। 75% और मोर भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, यानी कुछ बाहर के लोग भी अगर पे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। 75% एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रहा होगा तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिलकर चलेगा। आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, फी बोर्न बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितना फी बोर्न कर रही है? अदर है, अदर कोई भी हो सकता है, मैंने एनजीओ लिया है, मान लो कोई एनजीओ है, गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट बोर्न करती है, भाई 75% और मोर है वो, बिल्कुल है, तो एग्जाम्पशन लगेगी। 75% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, तीनों अपन यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। 75% और उससे ज़्यादा कर रहा है ये गवर्नमेंट्स कर रही है पे, 25% कोई एनजीओ कर रहा है तो भी एग्जाम्पशन मिलेगी। पहले नहीं हुआ करता था, बट अब एग्जाम्पशन दोनों को मिलेगा, इस केस में भी मिल जाएगा। फिर है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 60% ही कर रही है और 40% कोई एनजीओ कर रहा है, अब बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट 75% या उससे कम कर रही है, तो यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लगे जाएगी। अमेंडमेंट बेसिकली ये था कि 75% या उससे ज़्यादा है तो लगेगा। 60% 40% पे तो पहले भी नहीं लगता था, क्योंकि पहले 100% हुआ करता था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट। नेशनल परमिट क्या होता है कि जैसे आप गुड्स कैरेज हो, ट्रक वगैरह है, उनको नेशनल परमिट मिलती है, आप पूरे भारत में कहीं भी चला सकते हो। पहले और कंटिजियस स्टेट बोलते हैं, कंटिजियस स्टेट बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्स। तो उन स्टेट्स के अंदर या मतलब थ्रू आउट इंडिया कहीं भी आप चलाने के लिए नेशनल परमिट आपको गवर्नमेंट अगर जारी करती है, ट्रक वगैरह ड्राइवर को गुड्स कैरेज के लिए दिया जाता है बेसिकली ये, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलेगी उस सर्विसेज के ऊपर जो गवर्नमेंट थोड़े बहुत पैसे लेते हैं नेशनल परमिट के बदले, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद देखो चौथा 43 नंबर अमेंडमेंट क्या है? 43 एंट्री नंबर 43 बेसिकली ये अमेंडमेंट इंसर्ट ने क्या हटा दिया। पहले एग्जाम्पशन मिलता था, अब एग्जाम्पशन को हटा दिया, एग्जाम्पशन विड्रॉ कर लिया। एग्जाम्पशन क्या होता था कि जो आईआरएफसी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो इंडियन रेलवे को असेट्स लीज क्या करती थी? असेट्स बोले तो वैगन हो गया, मतलब वो डब्बा, लीज कोच दे दिया या लूज लोकोस दे दिए, तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो कोई भी असेट अगर आईआरएफसी इंडियन रेलवे को कुछ भी प्रोवाइड करती थी, असेट देती थी लीज के ऊपर, तो वहाँ पे सर्विस
उस सर्विस के ऊपर सप्लाई नहीं माना जाता था, मतलब सप्लाई माना जाता बोलते तो एग्जाम्पशन था। अब उस एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर लिया उन्होंने। ये एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, तो वो चाह रहे हैं कि पहले से ही धीरे धीरे हम टैक्सेस लगाना शुरू कर दें, वरना ऐसा ना हो कि जब हम प्राइवेटाइज करें तो बोले कि नहीं नहीं तुमको तो हम टैक्स लगाएंगे, तो क्या भैया जब तुम चला रहे थे तब तो टैक्स नहीं था, अब हमको दे दिए तो टैक्स लगा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया। उसके बाद एंट्री नंबर 19A 19B, ये आपका हर साल का अमेंडमेंट है। ये कस्टम स्टेशन इन इंडिया से लेकर बाहर अगर कोई भी गुड्स जा रहा होता है फ्रॉम अ प्लेस, फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर कोई गुड्स की मूवमेंट हो रही है बाय एयर या बाय वेसल, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन मिला करती है। वो एग्जेम्पशन फिर हर बार डेट बढ़ती है। अभी 21 सितंबर 2022 है आपके लिए, 31 सितंबर 2022 है, ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। यहाँ तक मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है बाय सी या फिर बाय एयर। उसके बाद बात करते हैं 3 और 3A, एंट्री नंबर 3 और 3A। 3A में क्या है? अच्छा देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, देखो इधर की चीज़ों का आप मत पढ़ना, इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पहली चीज़ तो ये है। अगर ये देते हैं 243G और 243W की सर्विसेज, तो इनको सप्लाई नहीं माना जाता। सप्लाई की डेफिनेशन याद करो, वहां पे वो दो चीज़ों को बोलता था कि नाइदर ट्रेडेड सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रेडेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वहां पे हुआ करता था शेड्यूल 3, पहली चीज़ तो शेड्यूल 3 बाहर थी वहां से, और दूसरी एंट्री यही थी बेसिकली 243G और 243, जहाँ पे वो पब्लिक अथॉरिटी की तरह एंगेज्ड होती है। जिन चीज़ों में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, उन सर्विसेज को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो वो सप्लाई तो है ही नहीं, पहली चीज़ तो वहीं से बाहर हो गया। अब सिमिलर सर्विसेज उन्होंने बाहर वालों के लिए भी लेके आए। वो अरे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ऐसी ही सिमिलर सर्विसेज उन्होंने पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको तो वहां से बाहर कर दिया। अब देखो कुछ चीजों को ये यहां लेके आए। ओहो हो, ये कुछ गड़बड़ हो गया। यहां पे है गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं 243G और W की, इनको सर गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया, दोनों को बेसिकली लेवल प्लेइंग फील्ड पे ला दिया, पार पे ला दिया, एक साथ ला दिया कि उसको तो हमने वहां से सप्लाई से ही हटा दिया था, लेकिन गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी जो है इसको हटाया नहीं था, तो इसको इन्होंने एग्जाम्शन के थ्रू हटा दिया। एग्जाम्शन की खास बात पता है क्या है? कि ये वापस भी आ सकती है। ये तो देखो सप्लाई की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया, नो सप्लाई, लेकिन जो एग्जाम्शन की खास बात यह है कि हम आज तो एग्जाम्ट है, हम कल को चाहें तो हटा सकते हैं एग्जाम्शन से। दोनों में अंतर याद रखना। तो कुल मिलाकर के टैक्स तो दोनों जगह नहीं लग रहा है, यहाँ पे सप्लाई ही नहीं माना जा रहा और यहाँ पे एग्जाम्शन है। अब ऐसा भी होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के 243W में जाए शामिल होने, या गवर्नमेंट एंटिटी खुद क्यों हो, वो आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं। किसी और को बुला लिया कि भैया कोई कॉन्ट्रैक्टर है, तू अगर प्योर सर्विसेज दे रहा है 243GW के रिलेशन में, तो हम उसकी भी सर्विस को एग्जाम्प्ट कर देते थे। जब ये लोग गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट को ही सर्विस दे रहे हैं, बेसिकली ये गवर्नमेंट का काम था 243GW। अब इन्होंने कोई पीछे से बंदा अगर प्योर सर्विस दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, तो एग्जाम्पशन थी। या फिर कंपोजिट सप्लाई दे रहा है, कंपोजिट सप्लाई बोले तो जहां पे मैक्सिमम गुड्स की क्वांटिटी 25% ही हो सकती है, बेसिकली एक तरीके से सर्विस मेजोरिटी कंपोजिट सप्लाई, यानी जहां पे सर्विस 75% या उससे अधिक हो, ऐसी सर्विसेज, ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज अगर दे रहा है जहां पे 75% से ज्यादा तो सर्विस ही है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 243G और W के बदले में दे रहा है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, या फिर प्योर सर्विस दे रहा है, तो एग्जाम्पशन वहां पे भी थी। सिमिलरली प्योर सर्विसेज और ये कंपोजिट सप्लाई अगर वो गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहा है, देखो यहां से यहां तो एग्जाम्प्ट है ही, यहां से यहां को भी एग्जाम्प्ट था, यहां को भी, यहां से यहां जो आ रहा है ये भी एग्जाम्पशन हुआ करती थी। अब इन्होंने क्या किया है, पीछे से इसको हटा दिया, यानी प्योर सर्विसेज अब आप दे रहे हो। देखो अब ये गवर्नमेंट एंटिटी अगर आगे सप्लाई कर रही है 243GW,
एग्जेम्पशन अभी भी है, लेकिन जब वो पीछे से ले रही है सर्विसेज 243G और W का, टैक्सेबल कर दिया उन्होंने। यानी प्योर सर्विसेज सप्लाइड टू गवर्नमेंट एंटिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी इज नाउ टैक्सेबल। सिमिलरली कंपोजिट सप्लाई वेरिन सर्विस कंपोनेंट इज मोर देन 75% और मोर एंड सप्लाइड टू गवर्नमेंट एंटिटी या फिर गवर्नमेंटल अथॉरिटी नाउ टैक्सेबल। तो आप सीधे आंख बंद करके वो मत कर देना कि हाँ एग्जाम्शन ही तो है, 243G देखा और मार दिए सीधा एग्जाम्शन, ऐसा नहीं है। अच्छा अब देखो, आपको पता होगा ना पहले से कुछ सर्विसेज कुछ सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ, एक बात बताओ, ये यहाँ आ गया है पता नहीं कैसे, ये उठ के गवर्नमेंट अथॉरिटी, अरे हट जा भाई, ये काम क्यों नहीं कर रहा। अरे फिर आ गया। अरे है, चलो 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 देख लो ये क्या है। अरे यार इसका समझ नहीं आ रहा है क्या हो क्या रहा है ये। चलो रहने दो इसको, मजाक कर रहा है मेरे साथ ये। तो देखो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पान मसाला, टोबैको, टोबैको सब्सटीट्यूट और एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, इनको क्या था, दो चीज़ें की बेनिफिट नहीं मिलती थी। एक तो एक कॉम्पोजिशन में रजिस्टर नहीं हो सकते, उसके अलावा आप याद करो सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होती थी, 40 लाख की आप एक इनहेंस्ड लिमिट का इस्तेमाल कर सकते थे। वैसे तो 10 लाख 20 लाख है, लेकिन 40 लाख की रजिस्ट्रेशन की लिमिट जहाँ पे होती थी उसको आप अवेल नहीं कर सकते हो अगर आप पान मसाला, टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट, एरेटेड वाटर एंड आइसक्रीम, इन चीज़ों के मैन्युफैक्चर में इंगेज हो। तो आप 40 लाख वाली बेनिफिट नहीं ले सकते, 40 लाख की रजिस्ट्रेशन की बेनिफिट और कंपोजिशन स्कीम आप नहीं कर सकते हो। उसी चीज़ के अंदर इन्होंने ब्रिक्स और अर्थन या रूफिंग टाइल्स को भी लेके आ गए। अब ये क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे एक एंट्री इंसर्ट करी है, मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लाई एस ब्रिक्स। फ्लाई एक्स ब्रिक्स किसको बोलते हैं, तो इस तरीके की ईंट जो होती है ना, जो सफ़ेद कलर की दिखती है, बेसिकली ये कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, चूना हो गया, लाइम, उन सब चीज़ों से ये बनता है ईंट। थोड़े से मतलब सस्टेनेबल और क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट वगैरह को यूज करके बनाया जाता है। तो इस तरीके के ईंट जो होते थे इनके लिए एज वेल एज, तो यानी सिर्फ एक ईंट नहीं है, किसी भी तरीके का ईंट हो, इसमें आप देखोगे तो फ्लाई एस ब्रिक्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, सबको लेके आ गए। बेसिकली ईंट, ईंटा भट्टा जो होता है ना, ईंटा भट्टा, वहाँ पे कोई भी ईंटा भट्टा पे ईंट बन रहा हो उसके लिए, या फिर अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स। अर्थन रूफिंग टाइल्स बोले तो जो ये अर्थ पे टाइल्स लगती है वो, और रूफिंग टाइल्स ये वाले जो छत के ऊपर लगते हैं ना, वो अगर कहीं पे बन रहा है और अगर आप उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं तो आपके लिए भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, कॉम्पोजिशन वाली बेनिफिट और 40 लाख की रजिस्ट्रेशन की बेनिफिट से इनको भी डिबार कर दिया गया है, भैया आपको भी नहीं मिलेगा वहाँ। तो ना कॉम्पोजिशन का बेनिफिट मिल सकता है ना 40 लाख की रजिस्ट्रेशन लिमिट का। आ जाते हैं अपन लेटे। अच्छा नीचे देखो क्या है, इनवॉइस के लिए लिमिट क्या है, आपके एग्जाम के लिए याद रखना 20 करोड़। आपने सुना होगा कुछ और भी हो सकता है, आपने 10 करोड़ सुना हो, इग्नोर करना उस बात को। आपके एग्जाम के लिए 20 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल है, ठीक है। पहले 50 करोड़ हुआ करती थी, अब 20 करोड़, 20 करोड़ टर्नओवर होनी चाहिए, तभी आपके लिए ऊपर इनवॉइस की लिमिट मैंडेटरी हो जाएगी। और फिर है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा देखो अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट क्या है कि ये आप ट्रांजेक्शन समझो, ये है जीएसटी पोर्टल, ठीक है। सप्लायर जीएसटी R1 फाइल करता है, सप्लायर ने जैसे ही जीएसटी R1 फाइल किया एक एंट्री क्रिएट हो जाती है रिसिपिएंट के 2B में। पहले 2A हुआ करता था, अब 2A नहीं है, 2B है। 2B में एक एंट्री इंसर्ट हो जाती थी,
जो सप्लायर ने इंसर्ट किया वहां पे रिसिपिएंट को दिखने लगता था 2B के अंदर, ठीक है, और वो आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ था कि कुछ इन्वॉइसेज हो सकते हैं ना दिख रहे हो, आपने बुक्स में तो, आपकी बुक्स में तो है, आपने खरीदा तो है, ठीक है, बट आपके उसके अंदर नहीं दिख रहा है 2B के अंदर, तो आप उसकी क्रेडिट नहीं ले पाते थे। लेकिन वहाँ पे एक बेसिकली प्रोविजन ये हुआ करता था कि आप 5% ऑफ टोटल क्रेडिट का ले सकते हो, 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट, जितना दिख रहा है उतना तो आप लोगे ही, प्लस एडिशनल आप ले सकते हो 5%, अप टू 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट का क्रेडिट भी आप ले सकते थे, ठीक है। अब क्या कर रहा है इन्होंने, देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, शुरुआत में होता ये था कि प्रैक्टिकली लोग क्रेडिट तो ले लिया करते थे कि भैया मेरे बुक्स में दिख रहा है, GSTR 1 सप्लायर ने फाइल किया नहीं किया हमको क्या मतलब, हमने तो टैक्सेस जमा कर दिए ना, तुम उससे जाके बात करो। मेरे बुक्स में दिखता था, और यहाँ बहुत सारे जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के नहीं, मतलब कई सारे कोर्ट्स के, वेरियस कोर्ट्स के जजमेंट थे जो कहते थे कि आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे रूल चेंज करना शुरू किया धीरे धीरे, तो उन्होंने 36(4) के अंदर रूल लाना शुरू किया। पहले आपको देते थे 20%, फिर 10%, फिर 5%। वो बोलते थे कि जितना दिख रहा है आपके 2B में उसकी क्रेडिट का पूरा ले लो, और जितना नहीं दिख रहा है तो डिस्प्यूटेड, जो नहीं दिख रहा है वो एज वेल एज 5% ऑफ क्लियर क्रेडिट, जो दिख रहा है उसका 5% उसकी क्रेडिट आप ले लो। पहले वो 20% हुआ करती थी, फिर 10 होगी, फिर 5 होगी, अब फिर जाके 0 कर दी। तो 5% ऑफ द क्लियर क्रेडिट ये आपको पहले मिला करता था, ये पुरानी बात है। अब कहते हैं कि जितना आपको 2B में दिखेगा सिर्फ उतना ही लोगे। ऐसा इन्होंने कैसे बोल दिया, देखो 16(2) में भी एक इन्होंने अमेंडमेंट करा। 16(2) में बोला क्या कि आपके पास वो कम्युनिकेट होगी तभी आप लोगे। देखो मैं CBIC की वेबसाइट पर अगर जाता हूँ, 16 सेक्शन 16 क्रेडिट लेने के लिए है ना, ITC की बातें आती है, एलिजिबिलिटी ऑफ ITC डिटरमाइन करता है। इसमें सेक्शन 2 में कंडीशन दे रखे कब कब आप ITC ले सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ये वाली एंट्री इंसर्ट करी, A के बाद AA इंसर्ट कर दिया। क्या क्या, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेज या डेबिट नोट्स रेफर टू इन क्लॉज A हैज बीन फर्निश्ड, ये फर्निश हो चुका हो, ये मैंडेटरी कर दिया इन्होंने कि फर्निश द डिटेल्स ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट, जिसकी वजह से आप क्रेडिट लेना चाह रहे हो, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर एंड डिटेल्स कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, और डिटेल्स रिसिपिएंट को मिल गया हो 2B में, तभी आप क्रेडिट लोगे। सिमिलरली रूल्स में भी अमेंडमेंट करे उन्होंने 36(4) में, अगर मैं दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी करने का, बट स्टिल कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। अब आप देखो 36 है, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट की बात करता है ये, और इसके अगर आप 4 पे जाओगे ना तो यहाँ पे अमेंडमेंट है। यहाँ क्या बोलता है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं होगा बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस या डेबिट नोट, उस इनवॉइस या डेबिट नोट के अगेंस्ट आपको नहीं होगा, अनलेस, जब तक कि द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस हैव बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1, या फिर जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का सर्विसेज यूज करते हैं, जो IFF यूज करते हैं, वो IFF में डाल चुके हों उन इनवॉइसेज को, एंड वर्ड यूज किया, यानी दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए। एंड द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइस हैज बीन कम्युनिकेटेड, यानी दोनों जगह एक ही बात लिखी हुई है, सेक्शन 2AA एज वेल एज रूल 36 सब रूल 4 ऑफ CGST रूल्स। हमेशा जब भी कुछ ना बोला जाए तो CGST, तो 36(4) और सेक्शन 2AA दोनों जगह एंट्री इंसर्ट कर दिया गया, और ये बता दिया गया कि बेसिकली आपके 2B में रिफ्लेक्ट होगा तभी आप क्रेडिट लोगे, यानी कि सप्लायर ने फाइल कर दिया हो और आपके 2B में आपको कम्युनिकेट कर दिया जा चुका हो तभी आप क्रेडिट ले सकते हैं। अदरवाइज 5%, 0%, एक भी परसेंट हम फ्री का नहीं दे रहे आपको क्रेडिट, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं दिख रहा है, बात खत्म। एक एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो 100 रुपये की 10 इन्वॉइसेज हैं, 1000 होगी वैल्यू, 1000 के ऊपर GST कितना हो जाएगा, 180। अब मान लो 8 इन्वॉइसेज, 8 GSTR 2B में चला गया, या GSTR 1 में सप्लायर ने फाइल कर दिया 8 इन्वॉइसेज, तो वो 8 इन्वॉइसेज आपके 2B में भी दिखेगा, इजंट इट। आजा भाई, इतना क्यों भाग रहा है, ये है ना, अगर GSTR 1 में 8 इसने डाल दिया सप्लायर ने, तो ये 2B के अंदर आपको दिखने लगेगा आपके पोर्टल पे 8 इन्वॉइसेज। अब 8 इन्वॉइसेज का क्रेडिट आपको दिखेगा यहाँ पे, 8 इन्वॉइस का कितना होगा जो भी है देख लेना अपना कैलकुलेशन, और 2 इन्वॉइसेज के बेसिस पे, 2 इन्वॉइस जो है मतलब
100 गुना 200 रुपये के 18%, 36 रुपये का क्रेडिट आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, 36 का क्रेडिट नहीं दिखेगा, और बाकी कितने बच गए? 144 का आपको क्रेडिट दिखेगा। 8 इन्वाइसेस के ऊपर क्रेडिट 144 ही होगा, कैलकुलेट कर लेना एक बार, 144 होगा। यानी 144 तो क्लियर है कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो 36 नहीं दिख रहे हैं, 36 का तो आपको पहले क्या होता था, इस 36 के ऊपर, यानी जो देखो टोटल क्लियर क्रेडिट पहले आपको इतना मिलता था, ये पुराने प्रोविजंस हैं, पुराना, ये है नया। अब पुराना क्या था? टोटल क्लियर क्रेडिट। आपके पास कितने बनते टोटल क्लियर क्रेडिट हो गए आपके पास? ये जो 8 इन्वॉइसेज उन्होंने दिखा दिए वो तो आप ले सकते हो, 144 प्लस डिस्प्यूटेड क्रेडिट। डिस्प्यूटेड क्रेडिट कितना है? 36, और 144 का कहता है 5%, यानी जो डिस्प्यूट वो क्लियर क्रेडिट है उसका 5%, तो 5% कितना हो जाएगा? 7.2 हो जाएगा ना, 7.2। 36 है डिस्प्यूटेड क्रेडिट, और अपने को लेना है इसका, हाँ ये जो क्लियर क्रेडिट है 144 का 5%, 144 का 5% हो जाएगा 7.2। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा इसकी आप ले सकते हो। तो लोअर कौन सा है? सबसे कम है 7.2, इन दोनों में से जो कम होगा तो 7.2। तो यानी आप 144 की तो क्रेडिट ले ही सकते थे और 7.2 की भी ले सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका 151.2, शायद 44, 50, 51, इतने की आप क्रेडिट ले सकते थे पहले। अब नए प्रोविजन के हिसाब से जाओ तो बोलते हैं कि हम तो 144 का ही देंगे, 144, दैट्स इट। ओनली ITC रिफ्लेक्टिंग इन 2B इज अवेलेबल, यानी जो क्लियर क्रेडिट है जितना दिख रहा है 144, बस वही आपको क्रेडिट मिलेगा। दैट इज डिटेल्स अपलोडेड बाय सप्लायर एंड रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2B। आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर क्या अमेंडमेंट है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट बेसिकली ऐसा है कि देखो अब आधार ऑथेंटिकेशन आपके लिए हो गया मैंडेटरी, अदरवाइज फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। आधार ऑथेंटिकेशन कब से लागू हुआ है? 21 अगस्त 2020। उसके पहले आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी था ही नहीं, तो कोई आधार ऑथेंटिकेशन नहीं था, कोई करवाते भी नहीं था। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला सबके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। जो पुराने लोग जिनको करना है, देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको करना ही नहीं है, बम फोड़ दिया यार किसी ने, चलो कुछ लोगों को तो करना ही नहीं है। कौन लोग होते हैं? जो इंडिया के सिटीजन ही नहीं, उसके पास आधार ही नहीं होता तो वो कहाँ से आधार ऑथेंटिकेशन कराएगा? चलो भाग। उसके बाद स्टेटरी कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट की कोई एंटिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की। उसके बाद उन्होंने बाहर किया था, आप याद करो किस किस को बाहर किया था? UIN होल्डर्स हैं, एम्बेसीज में काम करते हैं, वो कहाँ से लेंगे रजिस्ट्रेशन? वो तो रिफंड के लिए भाई आते हैं तो उनको तो लेना ही नहीं था। लेकिन जिन लोगों को लेना था, अगर उन्होंने इस पीरियड से पहले रजिस्टर्ड हैं, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, जो 21 अगस्त 2020 जब मैंडेटरी था ही नहीं, उससे पहले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया और आधार ऑथेंटिकेशन उनका हुआ नहीं है, तो उनको कहते हैं भैया आपको भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया तो उसके रिपरकशन क्या होने वाले हैं, क्या क्या आपके साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो आपको रिवोकेशन, अगर आपका किसी भी कारण से एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा है, भलाई है कि पहले जाकर के वो आधार ऑथेंटिकेट करवाओ, उसके बाद रिवोकेशन फाइल होगा। उसके बाद सिमिलरली आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड ऑफ IGST बेसिकली छोड़ो, आप याद रखना रिफंड नहीं ले सकते। IGST का रिफंड क्या होता है इंटर में आपको समझ में नहीं आएगा। बेसिकली कोई भी रिफंड एप्लीकेशन आप फाइल नहीं कर सकते, एज वेल एज रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद बात करता है, अगर हाँ कुछ लोग हैं जो कहते हैं सर जी मैं तो लेना तो चाहता था, सरकार जी मैं तो रजिस्ट्रेशन लेना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहता हूँ, पर मेरे पास है ही नहीं, मैं कहाँ से करवाऊँ? मैं तो गया तो था, वो एक कहावत है ना, मैं आपकी शादी में तो आने वाला था, पर मुझे शादी में जाके याद आया कि इन्विटेशन तो मिला ही नहीं, रास्ते में जाके याद आया इन्विटेशन तो मिला ही नहीं, तो वापस अपन मुड़ गए। तो ये लोग कह रहे हैं, बने साने बने फिर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो लेना तो चाह रहे थे पर हमको आधार ही मिला नहीं आज तक। तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, आप अपना आधार इनरोलमेंट ID यानी आधार इनरोल करवाओ जाके, और इनरोलमेंट की जो ID है वो स्लिप एंड कोई भी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट, चाहे बैंक पासपोर्ट हो गया जिसमें फोटोग्राफ्स हो, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट हो गया कोई भी मतलब पासपोर्ट हो गया, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये चारों पांचों में से कोई भी एक चीज़ दे दो एंड अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। आप ये अभी के लिए जमा कर दो,
और आप आधार ऑथेंटिकेट करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम जब आपको इनरोलमेंट वो आधार का नंबर मिल जाता है, अलॉट हो जाता है, उस समय के 30 अंडर गो आधार ऑथेंटिकेशन विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ आधार। जब आपको आधार मिल जाए, आधार नंबर अलॉट हो जाए, उसके 30 दिन के अंदर आपको वो करवाना, ऑथेंटिकेशन करवाना है। उसके बाद रूल 86 है। रूल 86 से क्या बोलता था, आपको याद है? आपको याद है रूल 86 से क्या कहता था? ई क्रेडिट लेजर को फ्रीज कर देती थी गवर्नमेंट जब उनको लगता था कि ये कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट आईटीसी को अवेल किया है, या फिर कोई ऐसी आईटीसी ले रहा है जो इनएलिजिबल था जिसके लिए, और गवर्नमेंट को यहाँ पे है रीजन टू बिलीव कि कुछ ना कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, तो वो क्या करते थे, आपके क्रेडिट लेजर को फ्रीज कर देते थे। बेसिकली आप जब भी आईटीसी का पेमेंट करते हो, जीएसटी का पेमेंट करते हो, तो आप आईटीसी लेजर का यूज करते हो उसको पेमेंट के लिए, और फिर जो बच जाते हैं उसके लिए कैश भी यूज करते हो। अब उन्होंने इसको फ्रीज कर दिया, तो यानी कि सारे के सारे आपको कैश में देने पड़ते हैं, आपका ये फ्रीज हो जाता है। एक तरीके से असेट है जो आपका ई क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ आपका असेट ही तो है, क्रेडिट, और वो फ्रीज हो जाती थी। तो उसके लिए उन्होंने कहा क्लैरिफिकेशन है बेसिकली यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट इसको नहीं कह सकते आप इतना ज़्यादा, बट देखो किन किन केसेस में रीजन टू बिलीव होने पे आपका आईटीसी फ्रीज कर दिया जाता था, आईटीसी लेजर, ई क्रेडिट लेजर को। तो जहाँ पे सप्लायर ही नहीं है, पता चला या तो सप्लायर है ही नहीं, जिस इनवॉइस के दम पे आप क्रेडिट ले रहे हो, जिसने इनवॉइस इशू किया वो तो है ही नहीं, या फिर है लेकिन वो बिजनेस नहीं कर रहा है, उसकी दुकान पर गया मैं तो वो तो खाली बैठा था, है ना, वहाँ पे कुछ काम तो हो ही नहीं रहा है, वर्क है ही नहीं कुछ भी उसके पास। तो रजिस्टर जब है ही नहीं तो सिर्फ इनवॉइस इनवॉइस खेल रहे हो क्या, एक दूसरे को इनवॉइस, दूसरा तीसरे को तीसरे चौथे को सिर्फ इनवॉइस बेच रहे हो, सामान है कुछ की नहीं। तो इस वजह से ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को लगता है यहाँ पे फ्रॉडुलेंट क्रेडिट लिया जा रहा है, एक दूसरे को सिर्फ आईटीसी पास कर रहे हैं लोग, तो वहाँ पे आपके आईटीसी लेजर को, ई क्रेडिट लेजर को फ्रीज कर दिया जाता था। रिसिपिएंट नॉट एग्जिस्टिंग, या सिमिलरली सप्लायर सप्लाई तो कर रहा है लेकिन लेने वाले को है ही नहीं, भैया तो किसको क्रेडिट दे रहा है, आप तो बिजनेस ही नहीं कर रहे हो, क्रेडिट ले क्यों रहे हो, किस बात का बिजनेस जब कर नहीं रहे हो तो सामान क्यों कहाँ से मंगा रहे हो, क्यों मंगा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें थी। फिर इसके अंदर आता है गुड्स या सर्विसेज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। अब देखो आप 16(2) की कंडीशन याद करो, आपको कुछ कुछ कंडीशन थे जहाँ पे गुड्स या सर्विस का मिलना जरूरी है, जब तक आपको गुड्स नहीं मिलेगा आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे आपको क्या होगा, गुड्स मिल नहीं रहा है, गुड्स या सर्विसेज आप रिसीव नहीं कर रहे हो, फिर भी आईटीसी लिए जा रहे हो, आई कर देगा ई क्रेडिट लेजर को फ्रीज। सिमिलरली टैक्स चार्ज बाय सप्लायर इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, ये भी 16(2) का कंडीशन हुआ करता था। या फिर मतलब जो आपने टैक्सेज बेसिकली पे किए हैं अपने सप्लायर को, वो गवर्नमेंट को जमा भी होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट को जमा नहीं होता है तो आपकी क्रेडिट को हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद सेम चीज़ कहता है कि डो नॉट हैव इनवॉइस है ही नहीं तो क्रेडिट किस बात का ले रहे हो, वो सब चीज़ें थी। अब बात है यहाँ पे अमेंडमेंट देखना क्या है। अमेंडमेंट है ये बेसिकली एक गाइडलाइंस है जो उन्होंने अपने अथॉरिटीज़ को इशू किए हैं। तो फ्रीज कौन कर सकता है, ये तो कमिश्नर, जो प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं या कमिश्नर हैं वो लोग फ्रीज कर सकते हैं, या फिर वो किसी अपने अंदर अथॉरिटीज को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट वो मिनिमम एसी रैंक का होना चाहिए, एसीडीसी होना चाहिए, वही लोग कर सकते हैं। उसके नीचे के रैंक ऑफिसर्स आपके अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक मॉनिटरी लिमिट डाल दिया है कि इन एलिजिबल आईटीसी जो है जिस पे हमें डाउट है वो अगर 1 करोड़ तक है, सिर्फ 1 करोड़ तक का अमाउंट है, तो एसीडीसी भी कर लेगा, जा भाई तू भी कर ले, फ्रीज कर दिए इसका अकाउंट, उसके पास पावर दे रखी है, डेलीगेट कर देता है कई बार, है ना। अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के पास ये पावर चली जाती है। और अगर इन एलिजिबल आईटीसी 5 करोड़ से बड़ा अमाउंट है तो भैया इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कोई ज़्यादा सद्बुद्धि के लोग ही इसको कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बोला जो प्रिंसिपल कमिश्नर है, मतलब सीनियर रैंक के कमिश्नर हैं या फिर कमिश्नर्स होते हैं, सिर्फ वही लोग फ्रीज कर सकते हैं उनका। अब देखो यहाँ पे एक बात बोलता है कि रीजन टू बिलीव इज अ मस्ट, ये तो आपने पढ़ा होगा ना 86A में सबसे पहला कंडीशन ही था कि रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होता है। लेकिन रीजन टू बिलीव को लोग हल्के में ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि बात बात पे तू अकाउंट फ्रीज कर दे रहा किसी का भी, थोड़ा सा प्रिकॉशन लो, इतना आसान नहीं है किसी का अकाउंट फ्रीज करना, थोड़ा, वरना वो हाईकोर्ट चला जाता है यार, डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। तो आपको बेसिकली बिजनेसेस को बढ़ावा देना है, उसको ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करना है। तो देखना ध्यान से, बहुत सतर्कता बरतनी है आपको, अपने दिमाग का एप्लीकेशन यूज करना है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड को बहुत अच्छे से यूज करना है क्रेडिट ब्लॉक करने से पहले। तो बोलते हैं रीजन टू बिलीव मस्ट है पहली चीज़, तो ये तो एक क्लैरिफिकेशन था, वो तो ऊपर भी लिखा हुआ है। देखो प्रॉपर यहाँ पे दूसरा चीज़ बोलता है प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड फॉर फ्रीजिंग ई क्रेडिट लेजर। अगर आप ई क्रेडिट लेजर को अगर आप वो कर रहे हो तो प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होना चाहिए, अच्छे से दिमाग लगाओ कि करना भी चाहिए। देखो उसके लिए क्या क्या, जैसे कि ये एग्जाम्पलरी चीज़ें हैं कि प्राइमा फेसी फ्रॉडुलेंट नेचर का एक्टिविटी हो रहा हो, जब आपको लगे कि प्राइमा फेसी ऊपर से देख के लग रहा है यहाँ तो हो रहा कुछ गड़बड़, आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, है ना, एविडेंस बैक्ड हो आप,
तभी आप करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेल्ड। अब ये देखना जरूरी है कि अमाउंट इन्वॉल्व कितना है, अवेल्ड या फिर इन्वॉल्व। अब कोई बंदा 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 500 करोड़ का टर्नओवर उसके बिजनेस का, 50,000 का उसका कोई आपको एक्टिविटी लग रहा है कि गड़बड़ है, तो आप फ्रीज कर दोगे उसका अकाउंट। भाई 500 करोड़ का टर्नओवर, उसकी इतनी बड़ी बिजनेस है, तुम 5,000 रुपये, 5 लाख रुपए, लाख रुपए के लिए उसका तुम अकाउंट फ्रीज कर दोगे? भैया तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? वो इतना बड़ा पार्टी है और 5 लाख का क्रेडिट फ्रॉड करेगा? वो थोड़ा और दिमाग लगाओ। या फिर अगर नहीं भी है तो 5 लाख के लिए तुम उसका अकाउंट थोड़ी फ्रीज कर दोगे, उसके ऊपर कुछ और एक्शन लो। अकाउंट फ्रीज होता है जब लग रहा है कि बड़े लेवल पे कुछ घपला चल रहा है। अब इतने बड़े बिजनेस में इतना सब घपला अगर चल भी रहा है, तुम्हें लगता है कि चल रहा है, तो तुम अकाउंट थोड़ी फ्रीज कर दोगे। वहाँ पे आपको दिमाग लगा के चलना है। अब लेकिन यही हो सकता है किसी का टर्नओवर है 5 लाख का और 2 लाख का उसका क्रेडिट पड़ा हुआ है। भैया तुम 5 लाख में 2 लाख का क्रेडिट लेके कर कैसे रहोगे? वहाँ पे आपको डाउट होना चाहिए कि ये तो भाई अपना, यानी इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है। उसके बाद है क्या फ्रीज करना ही मैंडेटरी है? कोई और तरीका है जहाँ से आप अगर पैसे रिकवर कर सकते हो या उनको धमका डरा सकते हो तो डरा लो। मतलब वैसे धमकाना डराना नहीं, मतलब फ्रीज करना अगर मैंडेटरी है तो ही, नेसेसरी लगता है आपको तो ही आप फ्रीज करो, वरना कोई और तरीके हैं अगर आपके पास तो आप पहले उसका यूज करोगे। उसके बाद बात करते हैं रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन क्या मतलब क्या? देखो आप मैक्सिमम कितने दिन तक करके रख सकते हो फ्रीज अकाउंट को? 1 साल से ज़्यादा आप फ्रीज नहीं कर सकते। मैक्सिमम पीरियड ऑफ फ्रीजिंग 1 साल मैक्सिमम कर सकते हो। उसके बाद बोलते हैं रिलैक्सेशन का मतलब क्या? पार्शली फुल्ली दिया जा सकता है। आपने मान लो कि मैंने 15 करोड़ के इन्वॉइसेज के अगेंस्ट मैंने देखा यार इसका टर्नओवर तो 25 करोड़ का और 15 करोड़ की आईटीसी है और मुझे लग रहा है फ्रॉडुलेंट नेचर का है, तो 15 करोड़ पर मैं फ्रीज कर दिया। अब उसने लेकिन साबित कर दिया कि नहीं देखो ये 10 करोड़ के अगेंस्ट असेसी ने इन्वॉइसेज दे दिए, या जिस कारण से भी हमने ब्लॉक किया था उस कारण का रिप्लाई दे दिया और हम सेटिस्फाई हो गए। कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया कि नहीं नहीं बात तो सही कह रहा है यार, 11 करोड़ तो इसको ठीक है। 11 करोड़ के अगेंस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे रहे, तो 11 करोड़ को मैं रिलीज होने दूंगा, ठीक है। इतने आप यूज कर सकते हो क्रेडिट ले जैसे, लेकिन 3 करोड़ को अभी भी मैंने 4 करोड़ को फंसा के रखा हुआ है। लेकिन कई बार लगता है नहीं नहीं इसका तो मैंने जो जिस संदेह से मैंने इसका अकाउंट फ्रीज किया था वो गलत था, मैं गलत था, मुझे अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहिए, तो अपन फुल्ली उसको रिलैक्स कर देंगे, यानी आप पूरी पूरी यूज कर सकते हो। ये था। उसके बाद अमेंडमेंट के तौर पे एक सबसे लास्ट अमेंडमेंट देख लो, मैक्सिमम लेट फी। मैक्सिमम लेट फी कितना हो सकता है? मैक्सिमम लेट फी, अब देखो टर्नओवर के बेसिस पे GSTR 1 और 3B के लिए लेट फी कितना हो सकता है मैक्सिमम? तो अपने पास है अमाउंट यहाँ पे 250 अगर आपका टर्नओवर है नील। अगर टर्नओवर है नील तो मैक्सिमम 250 बोले तो CGST में 250, SGST में 250, यानी IGST का 500, टोटल 500। टर्नओवर अगर मोर देन 1.5 करोड़ है, नहीं अप टू 1.5 करोड़ है, अगर देखो नील है तो 250 प्लस 250, अगर अप टू 1.5 CR है तो 1000 प्लस 1000, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 2500 प्लस 2500, और अगर ये टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है और आप अगर GSTR 1 और 3 भी आप अगर आप लेट फाइल कर रहे हो तो लेट फी लगेगी मैक्सिमम, देखो 100 रुपये पर डे लगता है ना, 100 रुपये पर डे। नील के केस में कितना लगता है? 25 रुपये आई थिंक। तो 100 कब तक लगेगा? मैक्सिमम 5000 जब पहुंच जाएगा तब, लेकिन 5000 CGST प्लस 5000 SGST। तो यही अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। और GSTR 4 के लिए अगर आप लेट फी फाइल करते हो, अगर आप नील रिटर्न फाइलर्स हो तो 250 प्लस 250 लगता है मैक्सिमम। अगर नील रिटर्न फाइलर हो तो वहाँ पे भी 25-25 लगेगा पर डे, 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये 25 रुपये, लेकिन मैक्सिमम 250 ही लगेगा। उसके बाद अदर्स केसेज हैं, यानी अगर आपके टर्नओवर है कुछ ना कुछ तो वहाँ पे आपको 1000 प्लस 1000 ये लग के चलेगा, और इसी के साथ अमेंडमेंट होता है पूरा। नमस्कार दोस्तों, इसको आप कई बार देख सकते हो, आपकी इच्छा है, आप देखते रहना इसको। अमेंडमेंट को 1-2 बार 3 बार देख लेना, आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। तो अपन आज की क्लास करते खत्म, और मैं यहाँ पे ना एक बेहतरीन चीज़ शुरू करने का सोच रहा हूँ। सुनो सुनो सुनो, भाग मत जाना। मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर बेस्ड रिवीजन। देखो लॉ के रिवीजन आपने कई सारे कर रखे हैं, पर कुछ चैप्टर्स में ऐसे होते हैं जो जहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, या फिर जहाँ पे न्यूमेरिकल नहीं भी है वैसे भी अदर देन दैट है। तो मैं कुछ कोशिश करूंगा ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाऊं 25-30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए प्रॉपर हो जाए, है ना। मतलब वो लगभग सारी चीज़ें कवर कर रहा हो, इस तरीके की एंट्रीज सेलेक्ट करूंगा और मैं आपको वहाँ पे रिवीजन करा के चलूंगा डिटेल में थोड़ा सा। तो आप उन 25-30 क्वेश्चंस को अगर कर लेते हो तो आप मान के चलो एग्जाम में आप बहुत कुछ कवर कर जाओगे। बहुत सारे उसके अंदर प्रोविजंस भी कवर्ड होंगे एज वेल एज क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास आई होगी पसंद।
बाय बाय। Hi there, consider subscribing to IDTX Rahul for CSCMA Indirect Taxes Coaching and Training. Thanks.